नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हमने काफी हद तक कर ली है, थोड़ी बहुत रह गई है बस। अब बारी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है, इक्विलिब्रियम इन द रियल सेक्टर। तो आपने ISLM कर्व के बारे में पढ़ा नहीं तो सुना तो होगा ही। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। वो मेरे गले की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी। तो देखिए अब, तो इसमें क्या होता है, ISLM कर्व का हम क्या पढ़ेंगे आज? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ISLM कर्व बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज ISLM कर्व, इसके पीछे की क्या कहानी है, किसने इस कर्व की थ्योरी दी है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं। मार्केट होते हैं टू टाइप्स के, जैसे कि गुड्स मार्केट जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है, और मनी मार्केट। चलिए, तो इस बुक में मतलब काफी ज्यादा वास्ट तरीके से दिया हुआ है। जैसे आप देखिए इंट्रोडक्शन, अगर आप देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा? डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन किया जाएगा। यानी कि जब एग्रीगेट डिमांड यानी कि सारे जितने भी डिमांड्स थी उनको जोड़ के एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। सेम इसी की तरह, ठीक है। इक्विलिब्रियम आउटपुट इज रियलाइज्ड एट लेवल व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने बिलीव क्या किया कि जो डुअलिटी ऑफ रियल एंड मोनेटरी सेक्टर है इकोनॉमी की, ठीक है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई रिजल्ट्स इन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन प्राइसेस। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में, ठीक है, तो क्या इंक्रीज होगा? प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन प्राइसेस, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ेगा। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा। उसके बाद आए केनीज। केनीज ने क्या कहा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज जो होंगे इकोनॉमी में एंड इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई में अगर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही कम होगा लोग जो है मार्केट से पैसा उठाना शुरू कर देंगे। पैसा उठाएंगे तो वो क्या करेंगे? फिर इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि आउटपुट बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के थ्रू। तो इसीलिए मोनेटरी वेरिएबल जो होगा उसका इम्पैक्ट होगा रियल इकोनॉमिक वेरिएबल पे। लेकिन कोई रीजन इन्होंने स्पेसिफिक रीजन इन्होंने नहीं दिया कि क्यों होगा। ठीक है, द गुड्स एंड मनी मार्केट्स आर इंटर रिलेटेड। किसने कहा? केनीज ने। केनीज ने कहा कि गुड्स एंड मनी मार्केट जो है इंटर रिलेटेड है। इंटरेस्ट रेट जो है इन्फ्लुएंस करेगा इन्वेस्टमेंट को और आउटपुट को। उसी तरीके से ग्रोथ इन आउटपुट इन्फ्लुएंस करेगा डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट को, अफेक्ट्स इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करेगा। The studying goods money market separately does not give us a correct picture of economy. ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ मनी मार्केट और गुड्स मार्केट की एक करेक्ट जो पिक्चर है, करेक्ट जो रिलेशन है इन दोनों का, वो डिफाइन नहीं किया। तो ये काम किसने किया? ये काम किया J.R. हिक्स ने। J.R. हिक्स जो है वो ISLM कर्व की थ्योरी लेके आए और इन्होंने सारी चीजें क्लियर की कि किस तरीके से मनी मार्केट और गुड्स मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा नोट्स के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए ISLM कर्व,
ISLM कर्व, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, दो तरीके के मार्केट है, मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, गुड मार्केट में क्या होता है, ऑल द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मार्केट में गुड एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग होता है। अब मनी मार्केट में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किस किस के बीच में, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो आए, वो सबसे पहले, क्लासिकल नाम है तो क्लासिकल सॉन्ग्स आप सुनते हैं, पुराने गाने, तो सबसे पुराने इकोनॉमिस्ट, बहुत पुराने, ठीक है, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि दो तरीके के मार्केट होते हैं और दोनों जो इंडिपेंडेंट है, दोनों का, इसका मनी मार्केट का और गुड मार्केट का, इनका कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। ये किसने कहा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने। दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, कोई भी अगर फर्क पड़ता है, इसको अगर कुछ होता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कुछ होगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन केनीज ने कहा भैया ऐसे नहीं चलेगा, जेएम केनीज आए, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, मनी मार्केट को अगर कोई चीज इफेक्ट करती है तो गुड मार्केट अपने आप इफेक्ट होगा, इन दोनों का कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कोई बात नहीं बताई कि भाई कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है, गुड मार्केट मनी मार्केट इफेक्ट तो होता है, लेकिन उन्होंने पूरी एक थ्योरी नहीं दी इसके ऊपर, केनीज ने बस इतना बता के उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, कि भाई इफेक्ट तो होता है, अब कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे थोड़ा सा। तो उसके बाद आए हमारे, केनीज के बाद आए ISLM कर्व के मॉडल देने वाले JR हिक्स सर, JR हिक्स। ठीक है, इन सर ने क्या कहा, इन सर ने एक आर्टिकल लिखा, कब लिखा, 1937 में लिखा, हमारे आजादी से 10 साल पहले, 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, और इन्होंने कब आर्टिकल लिखा, 1937 में लिखा, 10 इयर्स का गैप है, याद रहेगा आपको। हेयर ही ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ गुड्स मार्केट अफेक्ट मनी मार्केट, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने कहा कि भैया केनीज सर ने और जो क्लासिकल सर ने बताया है, क्लासिक्स ने बताया है, ठीक है, केनीज ने तो एक कुछ हद तक ठीक बताया है, लेकिन क्लासिक्स की बात को इन्होंने झूठा बताते हुए, मतलब उसको कॉन्कर करते हुए इन्होंने बताया कि इफेक्ट तो होगा। अब कैसे होगा ये मैं बताता हूं, चलिए, तो चलिए देखते हैं कैसे इन्होंने बताया है। सबसे पहले ये डेरिवेशन हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं मनी मार्केट को थोड़ा सा। देखिए, मार्केट में दो तरीके के मार्केट होते हैं, तो पहले पार्ट्स ऑफ मार्केट देखेंगे। मार्केट टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है मनी मार्केट, और दूसरा होता है गुड्स मार्केट। मनी मार्केट और गुड्स मार्केट। अब मनी मार्केट में क्या होता है आपको पता है, मनी मार्केट में मनी का डिमांड और मनी का सप्लाई जो होता है, इसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं, तो मनी का सप्लाई अगर बढ़ेगा, मनी का सप्लाई अगर बढ़ेगा तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। गुड मार्केट में हम क्या पढ़ते हैं, जीडीपी के बारे में और इनकम के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वाई, जीडीपी और इनकम के बारे में हम गुड मार्केट में पढ़ते हैं, गुड्स मार्केट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकम होगी ना जब खरीदेंगे और बेचेंगे गुड्स को। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए, इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ा, तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा हमारा तो क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा भैया, प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा, जीडीपी भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा हमारा जीडीपी। तो ये तो हो गई हमारी गुड्स मार्केट की कहानी। ठीक है, ये हमारी हो गई गुड मार्केट की कहानी। अब आगे हम देखेंगे कि रियल मार्केट, मनी मार्केट, रियल मार्केट जिसको हम गुड्स मार्केट भी कहते हैं, इसमें उन्होंने क्या किया। तो फर्स्ट जो हमारे आए थे, कौन आए थे, क्लासिक्स आए थे। तो क्लासिक्स ने क्या कहा था, इन दोनों के बीच में, मनी मार्केट और गुड्स मार्केट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है।
मतलब मनी मार्केट और गुड मार्केट का कोई रिलेशन नहीं है। फिर आए केनीज। केनीज ने क्या कहा कि भाई मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा, यहाँ पे हमारी इनकम बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है रिलेशन तो है इन दोनों के बीच में, मनी मार्केट और गुड्स मार्केट का एक रिलेशन तो है। फिर हमारे क्या आए, जे आर हिक्स सर आए। कौन आए? जे आर हिक्स। जे आर हिक्स आए, उन्होंने क्या कहा कि भाई रिलेशन है और इस रिलेशन को मैं बताऊंगा कि कैसे है। तो उन्होंने ISLM मॉडल दिया, ISLM कर्व मॉडल दिया। अब ISLM की हम पहले फुल फॉर्म समझेंगे कि ISLM क्या है, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे। तो रियल मार्केट, रियल मार्केट जिसको हम क्या कहते हैं, गुड मार्केट भी कहते हैं। देखिए रियल मार्केट जिसको हम कहते हैं गुड्स मार्केट, इसमें क्या होता है, IS मॉडल होता है। और मनी मार्केट, इसमें क्या होता है, LM मॉडल होता है, ठीक है। अब इसमें IS मॉडल होता है, इसमें LM मॉडल होता है। इन दोनों को, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट का जब रिलेशन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ISLM मॉडल कहते हैं, मिला के कहते हैं। अब IS का मतलब क्या होता है, I का होता है इन्वेस्टमेंट, और S का मतलब क्या होता है, सेविंग। I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, S का मतलब होता है सेविंग। अब L का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मॉडल। L का मतलब होगा लिक्विडिटी प्रेफरेंस मॉडल। और M का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है मनी सप्लाई। मनी मार्केट है तो मनी का सप्लाई। ये आपको समझ आ गया। अब हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ IS कर्व, डेरिवेशन ऑफ IS कर्व, और उसके बाद हम समझेंगे कि IS कर्व होता क्या है बेसिकली, ठीक है, IS कर्व क्या होता है। तो डेरिवेशन के लिए हम एक साथ यहाँ पे देखेंगे, इसीलिए हमने एक साथ यहाँ पे बनाया है। तो आपको भी अपनी कॉपी में बिल्कुल सीधी लाइन स्केल से खींच के बनाना है, बिल्कुल स्केल की मदद लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। अब जहां पे ये दोनों बराबर हो गए वहां पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट भी हम देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब सी और ये सी कट जाता है तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो ये इसकी डेरिवेशन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, ये क्या है, GDP है नीचे वाला। अब ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इधर बगल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नीचे क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। नीचे हो गया इन्वेस्टमेंट। इधर रख देते हैं, इधर नीचे क्या हो गया, GDP, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं R1 बनाते हैं, एक R1 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है R1। R1 एक जगह हमने मानी R1, और आप एक जगह मानेंगे इधर क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो इधर हमने माना I1। अब R1 और I1 को हम एक दूसरे से मिला देंगे, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। I1 और R1 को हमने एक दूसरे से मिलाया। अब इसी R1 को हम सीधा ले लेंगे GDP वाले में इधर, ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा।
इस R1 को हमने ले लिया, यहाँ पे भी क्या हो गया, R1 हो गया। ठीक है, अब ऊपर की तरफ हम क्या लेंगे, एक 45 डिग्री की एक लाइन खींचेंगे। ये हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, यानी कि इनकम। अब इस लाइन को बीच से कट करेगा एग्रीगेट डिमांड करो। एग्रीगेट डिमांड कर्व हो गया ये हमारा AD1 इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब ये जो बीच वाला पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे काट रहा है, E1 कह सकते हैं हम इसको। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां से हम एक लाइन खींचेंगे सीधा, ये हमारा हो गया Y1। अब ये जो Y1 है ये सीधी जाएगी इधर, इसको इससे मिला देंगे। इस तरीके से आपको बनाना है, एग्जाम में भी एक साथ ही बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट कम होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम लेंगे R2 एक पॉइंट, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी हमारी। ये देखिए इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो गई I2। अब ये R2 है, इसी R2 को हम फिर से इसको लंबा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया R2। अब ये R2 जो है, ये देखिए, अब यहाँ पे फिर से हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I है। कंजम्पशन हमारे पास कितना है, 50 है, इन्वेस्टमेंट 50 है, तो एग्रीगेट डिमांड हो गया कितना, 100। अगर हमारे पास कंजम्पशन जो है 50 ही रहता है, कंजम्पशन सेम रहता है, और इन्वेस्टमेंट हमारे पास 50 के बाद 80 हो जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड कितना हो गया, 120। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट जो है हमारा इंक्रीज हुआ है, इन्वेस्टमेंट यहाँ क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट अगर हमारा इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको मानते हैं कि 30 हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 30 इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज करेंगे। एग्रीगेट डिमांड में हमने इंक्रीज किया, पहले ये 100 था, अब ये 120 हो गया। अब यहां से हमने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, देखिए, तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल में जाएगी, और ये हो जाएगा आपका AD2। ठीक है, और ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E2। अब ये E2 को आप सीधा खींचेंगे, ये आपका बनेगा Y2। अब Y2 जो है, ये इस लाइन भी सीधी जाएगी नीचे, और इधर जो इन्वेस्टमेंट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो लाइन था आपका, इसको आप मिला देंगे डायरेक्ट इससे। तो ये आपके 2 पॉइंट बन गए। ये आपके 2 पॉइंट बन गए। अब इस पॉइंट को जब हम इस तरीके से कर्व खींच के मिलाएंगे, तो ये कर्व बनेगा IS कर्व। ठीक है, IS कर्व, यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, यहाँ पे इनकम इंक्रीज हुई है, Y1 Y2। ये आपको पूरा इसी तरीके से लेबलिंग करनी है, और तीनों के डिफरेंसेस को इसी तरीके से आपको बताना है। ठीक है, तो अब आप बुक में अगर देखेंगे तो आपको ये कर्व भी मिलेगा, लेकिन तीनों कर्व अलग अलग मिलेंगे। अब तीनों कर्व अलग अलग होते हैं तो एनालाइज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। IS कर्व इसको क्यों कहा जाता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग है, और यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से ही बनाया है हमने, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, तो इसीलिए इस कर्व को क्या कहा जाता है, IS कर्व, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं एक बार। ये सेम कर्व हमने बनाया आपको इस तरीके से ही,
एग्जाम में बना के आना है। देखिए अब बात आती है व्हाट इज आईएस कर्व। आईएस कर्व होता क्या है? आईएस कर्व इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट which shows combination of interest rate and equilibrium level of GDP, जो इंटरेस्ट रेट का कॉम्बिनेशन और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी को शो करता है। जहां पे इन्वेस्टमेंट स्लोप जो होगा, इन्वेस्टमेंट नेट सेविंग स्लोप जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, इसकी जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्या होगा? देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इंटरेस्ट रेट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में नेगेटिव रिलेशन होगा। आईएस मॉडल जो होगा वर्क करेगा प्रोडक्ट मार्केट पे। किस पे? प्रोडक्ट मार्केट पे। आपको आंसर भी इसी तरीके से लिखना है। अब रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, इनके बीच में क्या रिलेशन है आपको पता है? इनवर्स रिलेशनशिप है। ये आईएस कर्व आप देख रहे हैं क्या है? नेगेटिव जा रहा है। अभी हमने आईएस कर्व बनाया, उसकी भी स्लोपिंग कैसे थी? डाउनवर्ड स्लोपिंग थी। तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होगा वो फॉल होगा। एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा होगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। मार्केट में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन उठाते हैं, सिंपल सी बात है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो लोग लोन कम लेते हैं क्योंकि ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा राइज होगा, प्रोड्यूसर विल गेट कैपिटल एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर को जो सामान मिलेगा वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाएगा सामान का। अब कॉस्ट बढ़ेगा तो उसको प्रॉफिट जो होगा वो उतना हो नहीं पाएगा, प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा। अब प्रोड्यूसर जो होगा लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेगा न्यू प्रोजेक्ट में, तो इन्वेस्टमेंट विल फॉल। उसकी इन्वेस्टमेंट क्या कम हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इंटरेस्ट नहीं लेगा ना वो ज्यादा सा प्रोड्यूस करने में, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। और यही जब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो सारी कहानी उल्टी हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, प्रोड्यूसर ने ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस की, उसका प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो उसकी इनकम ज्यादा होगी, जीडीपी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है और इसी कहानी को आपको बुक में थोड़ा थोड़ा कर करके समझाया गया है। ये देखिए गुड्स मार्केट, अभी और पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ये तो बस इंट्रोडक्शन वीडियो था। ठीक है, ये बस इंट्रोडक्शन था, बाकी कुछ नहीं। तो आगे अभी इसकी और लेक्चर्स भी होंगे। तो देखिए मतलब यहाँ पे क्या है, गुड मार्केट इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब थ्रू आईएस कर्व। आईएस स्टैंड फॉर सेविंग इन्वेस्टमेंट, ये सब आप पढ़ ही चुके हैं पूरा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, when interest rate is high borrowing cost will increase, lower profit of the firm. On the other hand if rate is low borrowing cost will relatively lower. ये सब आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो कहानी वही है, सेम ही है, बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। ये आपको कर्व भी इन्वेस्टमेंट फंक्शन का जो है आईएस कर्व भी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट जो होगी यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। यही कहानी आपको पूरे में दी हुई है पूरे चैप्टर में। देखिए इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? कम हुआ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट, यही चीजें दी हुई है। ठीक है, ये वाला कर्व हमने बनाया भी अभी, देखिए ये वाला इक्विलिब्रियम 1 इक्विलिब्रियम लेवल 2 एडी कर्व। ठीक है, यहाँ से 45 डिग्री वाला एंगल, ये AD1 AD2 बनाया ना अभी हमने साथ में कंपैरिजन करके। ठीक है, तो ये वही वाला कर्व है, इनकम एंड आउटपुट या फिर जीडीपी आप लिख सकते हैं इसमें। तो देखिए ये आपका हो चुका है। अब इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस थोड़े से देखने हैं, देख लीजिएगा इनको एक बार। ये देखिए डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व हमने कर लिया है सारा कंपेयर करके। अब आप ये बुक में ये वाला चैप्टर को एक बार रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिख के आना है जैसे नोट्स में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।